बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 फार्माकोलॉजी का। ठीक है। और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो है, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है ड्रग यूजेस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं वो सारी ड्रग्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमको इन्फेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन इज़ द इन्वेजन एंड ग्रोथ ऑफ जर्म्स, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी। जब आपके बॉडी में किसी भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाते हैं और वो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो जगह इन्फ्लेम्ड हो जाती है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं इन्फेक्शन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म का किसी जगह पे पैदा हो जाना, उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाना, ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं इन्फेक्शन। ये कोई भी बैक्टीरिया हो सकती है, वायरस हो सकता है, ठीक है, प्रोटोजोआ, फंजाई, कुछ भी हो सकता है। और ये बॉडी में किसी भी जगह से स्टार्ट होके मतलब स्टार्ट हो सकता है और पूरी बॉडी में तकरीबन फैला जा सकता है। तो ये है इन्फेक्शन। ठीक है, इसके बाद जो है इन्फेक्शन कौन सा काम या क्या काम करते हैं। ड्रग हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, टू किल और इनहिबिट, कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को या तो मुकम्मल तौर पर किल करे, ख़त्म करे, या फिर उसकी ग्रोथ को मना करे। ठीक है, उसको इनहिबिट करे ताकि वो आगे जाके मल्टीप्लाई ना हो। इसके अलावा जो ग्रोथ है उसको आप जो है वो मतलब इनहिबिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि जो भी एंटीबायोटिक्स हम देते हैं वो उस चीज़ को भी ख़त्म करे, लेकिन बॉडी को जो टिश्यूज़ है, जो सेल्स है, उसको डैमेज भी ना करे। ठीक है। अच्छा जी, बैक्टीरिया क्या है, व्हाट इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक सेल से बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये हमारे इर्द गिर्द जो है लाखों की तादाद में मौजूद है। हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़, इन्फेक्शन या कुछ भी बीमारियां वगैरह फैला सकते हैं जब भी इनको मौका मिले। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, जिसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करने में काम करते हैं। ठीक है, या इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने में, पैदा करने में काम करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। तकरीबन हर 20 मिनट में इनका रिप्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। 20 मिनट के बाद अगर एक है तो उससे 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे जो है इंक्रीज़ होते जाते हैं। अच्छा, ये वेट एरियाज़ पर, मतलब जो गीली जगह होती हैं जहाँ पे पानी वगैरह ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे। इंसान की बॉडी में अगर हम ले लें तो नोज़ हो गया, आर्म पेट्स हो गया, या जहाँ पे ये मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा हो, जहाँ पे स्वेट वगैरह ज़्यादा रिलीज़ हो रही हो, ठीक है, उन जगहों पे ज़्यादातर जो है बैक्टीरिया पाया जा सकता है। फिर ये कुछ बैक्टीरिया के टाइप्स होते हैं, एक होता है ग्राम नेगेटिव, एक होता है ग्राम पॉजिटिव। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है कि सबसे पहले अगर हम सेल वॉल के बारे में पढ़ें तो ग्राम पॉजिटिव का सिंगल लेयर और स्मूथ सेल वॉल होता है, मतलब एक सिंगल लेयर होता है। ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर सेल वॉल होता है। ग्राम पॉजिटिव में जो है 20 to 80 नैनोमीटर सेल वॉल का साइज़ होता है और ग्राम नेगेटिव में 8 to 10 नैनोमीटर होता है, मतलब छोटा होता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो है इसका थिक होता है। ये सारी चीज़ आपको इसमें डिफरेंस बताया गया है, तो आप इस चैट को या फिर इस टेबल को अच्छी तरह से पढ़ के देख सकते हैं। और इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि लिपिड का जो है एक में तादाद ज़्यादा है और दूसरे में कंटेंट कम है। ठीक है, एक में आउटर मेम्ब्रेन है, एक में नहीं है। एक जो है एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है। अब ये जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक जो है एंटीबायोटिक से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, मतलब ससेप्टेबल है, एंटीबायोटिक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, और वो कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव जो है ये रेजिस्टेंट है ग्राम एंटीबायोटिक्स पे, जो है इसका एंटीबायोटिक का इस पे कोई असर नहीं होता है, रेजिस्टेंट है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। इसके अलावा
कुछ बैक्टीरियाज होते हैं एरोबिक, कुछ होते हैं एनएरोबिक, कुछ होता है ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जिनको ग्रोथ के लिए या फिर उनके रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और एनएरोबिक जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती उनको हम एनएरोबिक कहते हैं। ऑब्लिगेट एरोबिक क्या होते हैं, वही जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते। इसके कुछ एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ऑब्लिगेट एनारोबिक क्या होते हैं, दिस बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव, अगर आप इसको ऑक्सीजन देते हैं तो इनकी जो है वो तादाद कम हो जाती है, ये किल हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई और सी परफेरेंजीज वगैरह, इनके एग्जांपल है। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया जो है इनको ऑक्सीजन की तादाद बहुत कम चाहिए होती है, मतलब आम एरोबिक बैक्टीरिया जो है उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया को इससे कम चाहिए होती है, और इसके एग्जांपल है हेलोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, दिस बैक्टीरिया कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन बट यूज़ ऑक्सीजन इफ इट इज़ प्रेजेंट, मतलब ऑक्सीजन के बगैर भी इनका काम हो सकता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन हो तो भी ये अपना काम जारी रखते हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका एग्जांपल ई कोलाई आप ले सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है एरोटॉलरेंट बैक्टीरिया, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए, लेकिन ऑक्सीजन से इन पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मतलब अगर इनको प्रेजेंट है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन ये इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इसके भी आपको एग्जांपल दिए गए हैं। अच्छा, फिर कुछ ड्रग्स होते हैं जिनको हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ के लिए, जिनमें एंटीबायोटिक्स आते हैं, एंटी फंगल आते हैं, एंटी पैरासिटिक आते हैं, एंटी मलेरियल्स और एंटी वायरल ड्रग्स आते हैं। तो ये हम आगे एक एक पढ़ेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स है, कौन कौन से बीमारियों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक जो है ये वर्ड एक ग्रीक ज़बान का वर्ड है, ठीक है, जो एंटी का मतलब है अगेंस्ट, बायो का मतलब है लाइफ। तो एंटीबायोटिक जो ज़िंदा चीज़ों के ख़िलाफ़ काम करे, आपके बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर हुआ है उसके ख़िलाफ़ काम करने के लिए जो हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था 1928 में, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। अच्छा, आजकल जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं एंटीबायोटिक्स, और ये हम बैक्टीरिया इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी याद रखने वाले पॉइंट है। एंटीबायोटिक हम किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसका जो है डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो कैसे करेंगे, सब्सटेंसेस डिराइव फ्रॉम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस सिंथेटिकली टू किल और सप्रेस द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे, बैक्टीरिया, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनाते हो उससे पैदा होता है, या फिर आप लैब में बनाते हो, ठीक है, किस चीज़ के लिए, कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ स्लो करे, सप्रेस करे, या फिर उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। और स्पेशली बैक्टीरिया की हम बात यहाँ पे करते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका जो क्लासिफिकेशन है, मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब इसके टाइप्स होते हैं। एक्शन के हवाले से जो हमने मतलब इसके असर के हवाले, इसके काम के हवाले से जो हमने जो है डिवाइड किए, तो वो दो किस्म के हैं। एक होता है बैक्टीरिसिडल। बैक्टीरिसिडल जो किलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर किल करे, उसको हम बैक्टीरिसिडल कहते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं, कि ये सिर्फ बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, बस उसको किल नहीं करते, सिर्फ बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। दूसरा जो टाइप है इसका, वो अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम है, या रेंज है, या फील्ड है, ठीक है, मतलब किस किस जगह पे कौन सा जो है एंटीबायोटिक काम करेगा। नेरो स्पेक्ट्रम वो है जो कुछ टाइप्स के ख़िलाफ़ काम करता है, मतलब या तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करेगा, या फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करेगा, ठीक है, दोनों के ख़िलाफ़ एक वक्त पे काम नहीं करेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो एंटीबायोटिक्स आते हैं वो बहुत वाइड रेंज पे, बहुत बड़े पैमाने पे काम करेगा, जिसमें ग्राम नेगेटिव भी आ सकता है, ग्राम पॉजिटिव भी आ सकता है,
ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया जितने भी है मतलब सब के ख़िलाफ़ ये काम कर सकता है। तो नैरो रेंज में या नैरो स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें होंगे जिनके ख़िलाफ़ हम यूज़ करेंगे, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम वाइड रेंज पे बहुत सारी चीज़ों के लिए एक ख़ास एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है एब्ज़ॉर्बिलिटी के हिसाब से भी हम उसको जो है डिवाइड करते हैं। एब्ज़ॉर्बिलिटी मतलब या किसी ख़ास जगह पे वो एब्ज़ॉर्ब होंगे, मतलब लोकली आप माउथ के लिए देते हो, आप नोज़ के लिए देते हो तो वो लोकली है, या पूरे सिस्टम के लिए देते हो जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आप कोई एंटीबायोटिक देते हो, रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए देते हो, ठीक है? तो सिस्टमिक अलग होंगे और लोकली एक्टिंग के लिए जो है वो अलग होंगे। अच्छा जी, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जैसा कि हमने पढ़ा कि डिस्कवर हुआ था वो कौन-सा था? पेनिसिलिन। और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर किया था, और डिस्कवर हुआ था फंजाई से, ठीक है? फंजाई के एक जेनस है, एक हम क्या कह सकते हैं कि एक फैमिली है या एक टाइप है, ठीक है? फंजाई का जो पेनिसिलियम है उससे ये डिस्कवर हुआ था, इसलिए उसको नाम दे दिया गया पेनिसिलिन। और ये बैक्टीरियसिडल का मैंने अभी आपको बताया कि बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर किल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये सेल वॉल को ख़त्म कर देता है। और ये कहते हैं कि 1 in 15 पीपल हैव एन एलर्जिक रिएक्शन। जब आप पेनिसिलिन लेते हैं तो तकरीबन 15 में से एक बंदे को उसका एलर्जिक रिएक्शन होता है, मतलब उसको अच्छा या उसके बॉडी को वो नहीं समझ आता या सही तरीके से वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती, ठीक है? तो 15 में से एक बंदे को एलर्जी हो सकती है, ठीक है? और कुछ ऐसे होंगे मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि लार्ज या सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में जा सकते हैं पेनिसिलिन की वजह से। और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एनाफिलेक्सिस हम कहते हैं। ये याद रखने वाला एक टर्म है, ठीक है? पेपर में या एमसीक्यूज़ में आ सकता है। अच्छा, अनदर प्रॉब्लम अब पेनिसिलिन ये है कि ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से लोग जो है अक्सर रेजिस्टेंस हो जाते हैं, मतलब फिर ये लोगों पे काम नहीं करते। मतलब लोग बार-बार इस्तेमाल करते हैं इस पेनिसिलिन ड्रग को, ठीक है? तो उनकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, तो फिर जब वो दोबारा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक लेते हैं, तो वो उस पे काम नहीं करते और उनकी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती है। इसका जो मैकेनिज़्म है कि ये जो एंटीबायोटिक है, ये पीबीबी के साथ जो है वो बाइंड हो जाता है, और इसका जो सेल वॉल है वो लाइसिस कर देता है। अंडरगो लाइसिस मतलब उसको हम क्या कहते हैं? तोड़ देते हैं, ठीक है? और बैक्टीरिसिडल इफ़ेक्ट, और उसका जो बैक्टीरिया है वो मतलब बैक्टीरिसिडल बैक्टीरिया को किल करने वाला जो इफ़ेक्ट है वो वहाँ पे शुरू हो जाता है। इसका मेन काम क्या है? पेनिसिलिन का मैकेनिज़्म आप कैसे याद रख सकते हो कि जब आप ये खाते हैं तो ये जाके बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसके साथ बाइंड हो जाता है और उस सेल वॉल को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाती है, किल हो जाती है। तो इसी तरीके से वो जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाता है। अच्छा, अब पेनिसिलिन आप कब-कब दे सकते हो? इंडिकेशंस इसके क्या है? स्किन इन्फेक्शन में दे सकते हो, डेंटल इन्फेक्शन में दे सकते हो, यूटीआई में दे सकते हो, गोनोरिया में दे सकते हो, ठीक है? इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नोज़िया, वोमिटिंग, अपसेट स्टमक, स्किन रैशेज़ हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है, जो कि नॉर्मली हर ड्रग के साथ जो है ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कब-कब आपने नहीं देनी, वो हाइपर सेंसिटिविटी, अगर आप जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपको एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो आपने उस सूरत में नहीं देनी। और प्रिकॉशंस कब-कब आपने बहुत ज़्यादा ख़याल करना है, जिन मरीज़ों को अगर रेनल डिज़ीज़ है, गुर्दे का कोई मसला है तो उनको ज़्यादा नहीं देनी। कोई प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी सी कैटेगरी में है, ठीक है? या जीआईटी डिसऑर्डर्स है, तो उन मरीज़ों को ज़्यादा नहीं देनी, बल्कि प्रिकॉशन एहतियात के साथ देनी है, ठीक है? फिर फैमिली टैकिंग पेनिसिलिन के कैसे देना है, फुल जो है कोर्स है, वो कोर्स ऑफ थेरेपी जो है मतलब जितना आपको डॉक्टर ने बताया हुआ कि कितना लेना है, तो आपने फुल कंप्लीट कोर्स लेना है, ठीक है? इसके अलावा पेनिसिलिन जो है या आप ओरली जो लेते हैं तो आपने एम्प्टी स्टमक लेना है, मतलब खाने से पहले लेना है। कुछ ऐसे होंगे जो आपने खाने के बाद लेना है, जिसमें
पिकलिन आता है, ठीक है, पेनिसिलिन वी आता है और एमॉक्सिसिलिन आते हैं। तो ये आपने खाने के बाद लेने हैं, ये एक्सेप्शंस है। बाकी जितने भी पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक्स है वो आप एम्प्टी स्टमक लेंगे, फुल ग्लास आप वाटर के साथ लेंगे। ओरल सस्पेंशन जो है वो आप रेफ्रिजरेट करेंगे, जो आप चीज़ें मतलब ओरली लेते हैं वो आप रेफ्रिजरेट करेंगे, मतलब एक ख़ास टेम्परेचर पे रखेंगे। उसको जो है इस्तेमाल करने से पहले शेक करेंगे, मतलब शेक करेंगे ताकि उसका जो भी मटेरियल हो आपस में सही तरीके से मिक्स हो जाए और पूरा इफ़ेक्ट सही से दे। रिटर्न द ड्रग टू रेफ्रिजरेटर, वही चीज़ें जब आप खा लेते हैं तो फिर आप वापस उसको रेफ्रिजरेटर में रख लेते हैं। फिर इसके कुछ ड्रग्स है पेनिसिलिन के जो इस चार्ट में आपको दी गई हैं बहुत सारे, ठीक है। पेनिसिलिन जी है या बेंजाथीन है, पेनिसिलिन बेसिलाइन वगैरह ये सारे आपको दी गई है। पेनिसिलिन वी है, पेन वी केयर, आपको एग्जांपल भी दी गई है और आपके उनको जो है वो भी दी गई है फार्मूले, तो ये आप देख सकते हो यहाँ से। अच्छा जी, इस स्लाइड से अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, जो इसमें दूसरा क्लास है वो है सेफेलोस्पोरिन्स। ये भी पेनिसिलिन की तरह काम करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मैंने आपको पहले बता दिया है। और ये भी क्या करते हैं कि सेल लाइसिस करते हैं। लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटना, ठीक है। तो ये सेल को ख़त्म कर देते हैं और सेल की डेथ करा देते हैं, ठीक है। ये जाके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पीपीबी का मतलब क्या है? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, उसके साथ बाइंड हो जाते हैं, सेल लाइसिस करते हैं, सेल को जो है डेथ की तरफ लेके चले जाते हैं और बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो ख़त्म करते हैं। अच्छा, इसके जो है वाई सेफेलोस्पोरिन आर गिवन जनरेशन, इसके 5 जनरेशन है। और क्यों इनको 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है? बेस्ड ऑन दियर स्पेक्ट्रम ऑफ कवरेज अगेंस्ट, मतलब किस चीज़ के ख़िलाफ़ कितना काम करते हैं, इसके जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेक्ट्रम्स हैं, उनके बेस पे इनको 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से 5 जनरेशन है। ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करते हैं। और इसका मैकेनिज़्म भी मैंने आपको बता दिया कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जो है ये बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाके जो है सेल लाइसिस करते हैं, सेल का जो मतलब क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म है या फिर सेल का जो सेल वाल है वो ब्रेक डाउन उसका कर देते हैं और सेल जो है बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट जो है अपना प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ भी वो सारी चीज़ें दी गई है कि कब कब देना है। स्ट्रेप्टोकॉक्सी, स्टेफिलोकॉक्सी, शेगेला एंड क्लोस्ट्रीडिया, निमोनिया, टॉन्सिलिटिस और मुख्तलिफ़ किस्म के आपको वो बीमारियाँ दी गई हैं कि कब कब आप दे सकते हो, ठीक है। ये आपको जो है बीमारियों के नाम है, तो ये आप मतलब आपने सिर्फ पढ़ना है, देखना है। साइड इफ़ेक्ट इसका क्या हो सकता है कि स्टमक अपसेट हो सकता है, नोज़िया, वोमिटिंग, वही चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ी। और इसके अलावा स्वेलिंग अराउंड माउथ और आइज़, आपके जो है माउथ के इर्द गिर्द अराउंड या फिर आइज़ के अराउंड जो है स्वेलिंग हो सकती है। ये भी हाइपर सेंसिटिविटी वाले पेशेंट्स को आपने नहीं देना है। और प्रिकॉशंस इसके क्या है? यूज़ सेफेलोस्पोरिन कॉशियसली इन रेनल एंड हेपेटिक इम्पेयरमेंट, मतलब जो रेनल इम्पेयरमेंट्स है या रेनल डिजीज़ है उनमें आपने बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हैं। और प्रेगनेंसी कैटेगरी बी में आपने भी ये भी बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। अच्छा, इस स्लाइड में फिर से वही जो है लेने का तरीक़ाकार बताया हुआ है कि पुल लेना है, रेफ्रिजरेट करना है, एक दिन में कितना लेना है वो जो है वो लेना है। अल्कोहल इसके दौरान आपने नहीं पीनी, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है, तो ये बार-बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा आप पढ़ लेते हैं तो काफ़ी है। अच्छा, अभी जो मैं 5 जनरेशन के बारे में बात कर रहा था तो वो ये है कि फर्स्ट जनरेशन में है वो आपको FA या PHA जो है उसमें आपको ये इन अल्फाज से आप पहचान सकते हैं, जैसे कि सेफेज़ोलिन, सेफेड्रॉक्सिल, ठीक है। ये आपको दी गई है सेफेलेक्सिन, सेफेलोथिन, सेफेपेरिन, बड़े मुश्किल नाम है भाई। तो ये जो है ये इनके मुख्तलिफ़ किस्म के जनरेशन है। सेकंड जनरेशन में जो है सेफोक्सेटिन, और ये आपको नाम दिए गए हैं सारे,
ठीक है। तो ये जो है सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में 1TEN या IMR आता है। तो मतलब जिसके आखिर में ये चीज़ें आती हैं तो वो थर्ड जनरेशन के होंगे। थर्ड जनरेशन में जैसे सेफ्ट्राइज़ोन आता है, सेप्टाइब्यूटीन आते हैं, ये सारे सेफेक्साइम आते हैं, तो ये थर्ड जनरेशन के हैं। फोर्थ जनरेशन में PI आखिर में आएगा या बीच में आएगा, सेफेपाइम है, ठीक है, सेफेफायरोम है, तो ये आपको फोर्थ जनरेशन में आएंगे। फिफ्थ जनरेशन में रोल आएगा, जैसे सेफ्टारोलिन और बेप्रोल, ये सारी चीज़ें दी गई है। तो ये इनके मुख्तलिफ नाम हैं और इनके मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम बेस पे ये 5 जनरेशन्स में डिवाइड किए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि किस जनरेशन में कौन सा नाम आएगा या कौन सा इंडिकेशन है, कौन सा इशारा आपको जनरेशन बताएगा। तो ये आपने याद रखना है, बिल्कुल आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। अच्छा, जो नेक्स्ट क्लास है एंटीबायोटिक का वो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है ये पहले बहुत वाइडली, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये हियरिंग में, मतलब सुनने में, और किडनीज़ प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये बहुत कम इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ तभी किया जाता है जब बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस हो, बहुत ज़्यादा सीरियस कोई भी मतलब किसी बंदे को मसला हो, जैसे कि मेनिंजाइटिस आपको पता होगा, जो हमारे ब्रेन का लेयर होता है, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहाँ पे कोई भी मसला आ जाता है, तो उस सूरत में हम उस मरीज़ को ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दे सकते हैं, वरना ऐसे नॉर्मली हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये सुनने में भी मसला कर सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम कर सकता है, किडनीज़ प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। और जो मरीज़ को आप देते हैं तो ये आई ड्रॉप के थ्रू देते हैं या ईयर ड्रॉप के थ्रू देते हैं या फिर इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ये भी एंटीबायोटिक का एक क्लास है, और जो कि यूज़ अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसका मैकेनिज़्म क्या है कि बाय ब्लॉकिंग अ स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करता है, डिस्टर्ब द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन का जो एबिलिटी है, मतलब सेल मेम्ब्रेन का जो काम है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसका काम रोक देता है। तो जब ये सेल मेम्ब्रेन का काम रोक देता है तो उस चीज़ की जो है ख़ात्मा हो जाती है, तो फिर वो अपना काम आगे नहीं कर पाते। तो इसी तरह ये है इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। इसको आप कब दे सकते हैं? अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे सकते हैं, नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ दे सकते हैं। नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन क्या होते हैं? जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, मतलब आप हॉस्पिटल से आपका कोई भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। सेप्सिस, जब आपके बॉडी में, जब आपके ब्लड में बैक्टीरियल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फैल जाए, उस सूरत में आप दे सकते हैं। TB के मरीज़ को आप दे सकते हैं, प्लेग में आप देख सकते हैं, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट इसके क्या है कि ओटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। ओटोटॉक्सिसिटी मतलब सुनने में मसला हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी ब्रेन में भी मसला हो सकता है, ठीक है। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी नेफ्रॉन से निकला हुआ है, मतलब आपके किडनीज़ में मसला हो सकता है, जिसे मैंने आपको पहले बता दिया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किन किन मरीज़ों को आपने नहीं देनी? हाइपर सेंसिटिविटी, वही बात है, टू अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आपने नहीं देनी हाइपर सेंसिटिविटी वाले पेशेंट को। शुड नॉट बी गिवन टू द पेशेंट रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म थेरेपी, जो बहुत ज़्यादा लंबा इलाज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्ग टर्म उसका इलाज चल रहा हो, जिन मरीज़ों का, उनको भी आपने ये वो नहीं देनी, जैसे कि शुगर के मरीज़ हो गए या फिर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए, ठीक है, उनको आप ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स नहीं दे सकते। प्रिकॉशन वही है कि न्यूरोट्रांसमीटर, अगर कोई दिमाग का मरीज़ है, उनको आप ये नहीं देंगे, ठीक है। और उनको अगर आप देंगे भी तो बहुत एहतियात के साथ, और रेनल फेलियर वाले मरीज़ों को आप बहुत एहतियात के साथ देंगे। ये भी वही चीज़ है कि मतलब कैसे आपने लेना है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के कुछ ड्रग्स हैं, मतलब कौन कौन से ड्रग्स अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स में आते हैं, तो आपको दी गई है। एमिकेकेसिन है, ठीक है, एमिकेसिन है, जेंटामाइसिन है, केनामाइसिन है, न्यूमाइसिन है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये जितने भी माइसिन होते हैं, ये ज़्यादातर जो है
अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स में आते हैं, प्लेजोमाइसिन है, ठीक है, उसके आपको वो भी दिए गए हैं, जो ऑफिशियल नेम भी दिए गए हैं और इनके फार्मूले भी दिए गए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो क्लास है वो है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन आप निमोनिया वाले पेशेंट्स को दे सकते हैं या फिर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वाले पेशेंट को आप दे सकते हैं। इन दोनों मरीज़ों को आप ये एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। इसका मैकेनिज़्म क्या है कि ये 30S जो राइबोसोमल यूनिट है सेल में उनके साथ बाइंड हो जाते हैं, ठीक है? और ट्रांसफ़र आरएनए जो है उनका ब्लॉक कर देता है, वो बाहर की तरफ नहीं जाने देते, तो सेल की जो एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है? तो ये है इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। इसके भी आपको ड्रग्स दिए गए हैं, जिसके लाइमिसाइक्लिन है, मीथासाइक्लिन है, ठीक है? माइनोसाइक्लिन है, तो ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ड्रग्स लाज़मी है कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो है मैक्रोलाइड्स है, मैक्रोलाइड्स सॉरी। मैक्रोलाइड जो एंटीबायोटिक है, ये आप लंग, चेस्ट इन्फेक्शन वाले मरीज़ों को दे सकते हैं या फिर जेनिटल इन्फेक्शन जो मरीज़ होते हैं उनको आप दे सकते हैं, ठीक है? और ये आप उन मरीज़ों को भी दे सकते हैं जो पेनिसिलिन से एलर्जिक होते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि पेनिसिलिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से लोग उससे एलर्जिक हुए थे, या फिर 15 में से एक बंदा उससे एलर्जिक होता था। तो जो बंदा एलर्जिक होता था उसको हम ये दे सकते हैं। मैक्रोलाइड्स जो एंटीबायोटिक है वो हम पेनिसिलिन की जगह पे दे सकते हैं, ठीक है? इफ़ेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, मतलब ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला जो है एंटीबायोटिक है, दोनों के ख़िलाफ़ काम करता है। इसके इंडिकेशंस क्या-क्या है, किन मरीज़ों को आपने देना है? साइनोसाइटिस जो मरीज़ होंगे, अस्थमा वाले होंगे, COPD, ये इनका आप एब्रीविएशन देख लें गूगल में, अभी मैं थोड़ा-सा भूल गया हूँ, ठीक है? ओटाइटिस मीडिया इनका जो है जो सुनने वाले मरीज़, मतलब जो कम सुनने वाले होते हैं या फिर उनको सुनने में मसला होता है, उनको आप दे सकते हैं। पेप्टिक अल्सर या गोनोरिया वाले मरीज़ों को आप दे सकते हैं, जो कि मतलब स्टमक प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं, ठीक है? साइड इफ़ेक्ट क्या है कि नोज़िया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह। एब्डोमिनल क्रैम्प्स का मतलब होता है कि वो जो पेट में मरोड़ वगैरह आते हैं, ठीक है? उनको हम कहते हैं। तो ये है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। ये इस चार्ट के थ्रू आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, इसके अलावा कंट्रा इंडिकेशन किन-किन को आपने नहीं देनी, वही हाइपर सेंसिटिविटी वाला पेशेंट हर एंटीबायोटिक में मौजूद है, ठीक है? और उन पेशेंट को भी आप नहीं दे सकते जो कि लिवर डिज़ीज़ हो, मतलब लिवर डिज़ीज़ के साथ हो, तो उनको भी आप ये नहीं दे सकते। प्रिकॉशंस क्या है कि प्रेगनेंसी में आपने बहुत एहतियात से देना है। लैक्टेशन जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है? माइसेंथिया ग्रेविस, ठीक है? हियरिंग लॉस, स्लो हार्ट बीट, ये सारी बीमारियों के नाम है, तो आप मतलब देख सकते हैं। डोंट गिव व्हेन देयर इज़ लो अमाउंट ऑफ विटामिन के। विटामिन के या जिसको हम पोटेशियम कहते हैं, ठीक है? अगर ब्लड में बहुत लो हो तो भी आपने उस मरीज़ को ये जो एंटीबायोटिक है ये नहीं देनी। इसके भी कुछ ड्रग्स होते हैं जिसमें एज़िथ्रोमाइसिन आता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन आता है, एरिथ्रोमाइसिन आता है, डेरिथ्रोमाइसिन आता है, ये सारी आप देख सकते हैं, ठीक है? और इसके आपको ऑफ़िशियल नेम भी बताए गए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है वो है फ्लोरोक्विनोलोन्स। ये भी एक एंटीबायोटिक के क्लास में आता है, ठीक है? और ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, ये तो मतलब सिस्टमिक है, पूरे सिस्टम पे जाके इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है? ये ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादातर ये यूटीआईज़ में, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें इस्तेमाल होते हैं, या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये कब-कब आप देख सकते हो, जैसे कि निमोनिया में आप दे सकते हो, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में आप दे सकते हो, डायबिटिक फूड इन्फेक्शन में आप दे सकते हो, COPD फिर से यहाँ पे दिया गया है। साइड इफ़ेक्ट क्या है कि नोज़िया, वोमिटिंग, डिज़ीनेस, इनसोम्निया, मतलब नींद नहीं आएगी, ठीक है? और हेडेक, ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। कॉन्ट्राइंडिकेशन किन-किन को नहीं देनी है, चिल्ड्रन को आप नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी वाले वुमेन को आप नहीं दे सकते,
लैक्टेशन मदर्स को आप नहीं दे सकते। एपिलेप्सी उनको कहते हैं जो मिर्गी वगैरह के जो पेशेंट होते हैं उनको भी आप ये नहीं दे सकते। प्रिकॉशंस क्या है कि जो बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनको बहुत एहतियात के साथ, रेनल इम्पेयरमेंट वाले जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, जो सॉलिड आर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान अगर किसी ने आर्गन ट्रांसप्लांट किया हुआ है तो बहुत एहतियात से उनको देना है या बहुत कम देना है, ठीक है। इसके भी कुछ ड्रग्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे सेप्रोफ्लॉक्सिसिन है, ठीक है, डीलेफ्लॉक्सिसिन है। ये नाम में मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता हूँ, लेकिन आप देख लें। जीमोफ्लॉक्सिसिन है, ये आपको दिए गए हैं सारे नाम, तो यहाँ से आप याद करना है ये नाम, कम से कम 3-4 तो इसमें से पता होने चाहिए। तो ये है इनके कुछ ड्रग्स का नाम। और यहाँ पे हमारा जो है एंटीबायोटिक का जो चैप्टर है, जो पोर्शन है, वो एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम एंटी फंगल स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो मतलब इसका आखिरी पार्ट हो। तो ये चैप्टर एंटीबायोटिक पे ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह एंटी फंगल से स्टार्ट करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कुछ ना कुछ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।